हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राघव सर.com में। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यहाँ कुल हमने इस वीडियो में 7 प्रश्नों का समावेश किया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके समझेंगे और फिर उनके सटीक उत्तरों को जानेंगे जो परीक्षाओं में आपकी मदद करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस अध्याय के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, 5वां प्रश्न हमारे सामने है। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? कार्बन के कौन से गुणधर्म कार्बनिक यौगिकों की विशाल संख्या के लिए उत्तरदायी हैं? हम अगर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है तो पूछा जाता है कि प्रकृति में सर्वाधिक यौगिक किस तत्व के पाए जाते हैं? तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसकी प्रकृति में सबसे ज्यादा यौगिक है। कार्बन प्रकृति के हर घटक में कार्बन मौजूद है, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जंतु, चाहे वो मृदा हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो जीवाश्म ईंधन हो जो जमीन के अंदर से निकाला गया है। तो ऐसा क्यों? कार्बन सर्वाधिक यौगिक क्यों बनाता है? ऐसे उसमें कौन से 2 गुण हैं उनके बारे में हमें लिखना है। चलिए लिख देते हैं। यहां देखिए, यहां कार्बन दिखाया गया है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। ये कार्बन परमाणु हमने दिखाया है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। पहली कक्षा में 2 और बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आते हैं। अब ये अपनी दूसरी कक्षा या अंतिम कक्षा या संयोजी कोष एल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। 4 इसके पास हैं, 4 और इसे चाहिए। तो ये अंतिम कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन ये हमने दिखा दिए। इन 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ ये अन्य परमाणुओं के साथ इनका साझा कर सकता है। ये उनके साथ जुड़कर सहसंयोजी बंध बनाता है। इससे कार्बन को क्या फायदा है? कार्बन के पास खुद के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन से और जुड़ सकता है सहसंयोजी बंध द्वारा। और सहसंयोजी बंध बन जाने के बाद साझे के इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के पास रहेंगे और इस प्रकार कार्बन के अंतिम कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4, खुद के 4, साझे के 4 धन 4 8। तो चूंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 है, इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चारों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। ये 4 सहसंयोजी बंध बना सकता है। इस प्रकार इसके 4 हाथ हैं। 4 हाथ हैं तो ये 4 परमाणुओं से जुड़ सकता है, जैसे CH4। ये देखिए, ये कार्बन अंतिम कक्षा में देख रहे हो 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये एक हाइड्रोजन से जुड़ गया सहसंयोजी बंध द्वारा, ये दूसरे हाइड्रोजन से। तो इस प्रकार इसके 4 हाथ हैं और ये 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ सकता है और अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है। तो CH4 तैयार हो गया। यहां पर देखिए, यहां CH4 में एक एक सहसंयोजी बंध है, एकल सहसंयोजी यौगिक। इसी प्रकार यहां पर कार्बन एक बंध के साथ भी, एक सहसंयोजी बंध के साथ भी अन्य परमाणुओं से जुड़ सकता है। साथ ही साथ ये 2 सहसंयोजी बंध के द्वारा भी जुड़ सकता है, जैसा कि ऑक्सीजन में दिखाया जा रहा है CO2। ये किसी परमाणु से 3 सहसंयोजी बंध बनाकर भी जुड़ सकता है, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच 3 सहसंयोजी बंध है। तो इस प्रकार कार्बन की एक बड़ी विलक्षण प्रकृति है, विलक्षण गुण है, वो है इसकी चतुर संयोजकता। इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये चारों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। ये अन्य 4 परमाणुओं से साझा कर सकता है, अर्थात इसकी संयोजकता 4 है। ये एकल बंध द्वारा भी जुड़ सकता है, 2 बंध द्वारा भी जुड़ सकता है, 3 बंध द्वारा भी जुड़ सकता है। ये किसी भी तत्व के परमाणु से जुड़ सकता है, इसलिए ये प्रकृति में सर्वाधिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है। तो पहला इसका गुण है इसकी चतुर संयोजकता। दूसरा गुण है इसका श्रृंखलन का। यहां देखिए, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कार्बन अपने ही कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर बड़ी बड़ी चैन यौगिकों का निर्माण कर लेता है। कैसे कर लेता है, लाइए हम आपको बताते हैं। ये कार्बन से जुड़ सकता है। इसकी बाकी संयोजकताएं हाइड्रोजन से जुड़ सकती हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को अपन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये बन गया C2H6। अब अगर ये चाहे तो इसे और बड़ा कर सकता है। कैसे कर सकता है बड़ा? देखिए, यहां से हाइड्रोजन को हटाएगा और हाइड्रोजन को हटाने के बाद ये फिर अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा और बाकी जगह हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो एक कार्बन और बढ़ गया। इस प्रकार अब इस अणु या यौगिक को हम बोलेंगे C3H8। ये चाहे तो और भी बदलाव कर सकता है। ये इस हाइड्रोजन को हटाकर वापस से यह एक और कार्बन परमाणु के द्वारा जुड़ सकता है। ये लीजिए, यह हाइड्रोजन। तो इस प्रकार कार्बन का यह गुण श्रृंखलन का गुण कहलाता है। कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर बड़ी और लंबी श्रृंखला वाले यौगिक बनाता है। तो देखो, कार्बन कार्बन से जुड़ रहा है और कितना बड़ा यौगिक बन गया। और ये लगातार यहां पर कार्बन की संख्याओं को बढ़ाकर और बड़ा यौगिक बना सकता है।
ये सीधी श्रृंखला वाले भी हो सकते हैं, देखिए सीधी श्रृंखला। ये इस प्रकार शाखित श्रृंखला वाले भी हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे कार्बन जोड़ दीजिए तो ये तिरछी या शाखित श्रृंखला हो जाएगी, देखिए सीधी और ये शाखित। इस प्रकार ये सीधी सरल श्रृंखलाएं बनाता है, शाखित श्रृंखलाएं भी बनाता है, और कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर ऐसे रिंगनुमा यौगिक भी बनाता है। और भी रिंग जैसे यौगिक होते हैं इसके, जो हम आपको बता देते हैं। ये लीजिए, ये आ गया बेंजीन, इसकी भी हेक्सागोनल संरचना है अंगूठी की तरह, और इसमें देखिए कार्बन परमाणु से जुड़कर एक रिंग नुमा आकृति बना रहा है। तो एक और क्या, दूसरा गुण क्या है कार्बन का, श्रृंखलन का गुण। कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर बड़ी और लंबे यौगिकों का निर्माण करता है, जो सरल यानी सीधी रेखा में भी हो सकते हैं, मुड़ी हुई या शाखित रेखा में भी हो सकते हैं, और रिंग के आकार के भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार कार्बन से जुड़कर बड़े बड़े यौगिकों का निर्माण करता है, इसलिए इसकी प्रकृति में सबसे ज्यादा यौगिक पाए जाते हैं। ये लीजिए उत्तर आ गया हमारे सामने। इसके दो गुण हैं, चतुर्संयोजकता और श्रृंखलन। इन्हीं दो गुणों के कारण प्रकृति में इसके सबसे ज्यादा यौगिक मिलते हैं। चतुर्संयोजकता, कार्बन की चतुर्संयोजकता के कारण यह अन्य कार्बन परमाणुओं से या अन्य तत्वों के परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ जाता है। इसके 4 हाथ हैं, 4 परमाणुओं से जुड़ सकता है। क्योंकि सहसंयोजी आबंध एक बंध द्वारा भी बन सकता है, इसकी विशेषता है। ये 2 बंध द्वारा भी, 2 सहसंयोजी बंध द्वारा भी किसी परमाणु से जुड़ सकता है, 3 बंध द्वारा भी जुड़ सकता है, जैसे नाइट्रोजन से जुड़ा है। इस प्रकार ये हर तरीके से अन्य परमाणु से साझा कर सकता है, हर तरीके से, इसलिए सबसे ज्यादा यौगिक है। दूसरा है श्रृंखलन। कार्बन परमाणु के परस्पर जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने के गुण को श्रृंखलन कहते हैं। ये सीधी श्रृंखला हो सकती है, शाखित हो सकती है, वलय या रिंग की तरह हो सकती है, और ये जो कार्बन के यौगिक बनते हैं बड़े बड़े, ये स्थायी यौगिक होते हैं। तो ये 2 अच्छे गुण कार्बन में है, जिसके कारण यह सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है। चलिए हमारा छठा प्रश्न है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। समजातीय या इसे सजातीय श्रेणी के नाम से भी प्रश्न आ सकता है। तो क्या होता है भाई समजातीय श्रेणी? समजातीय यानी एक जैसी जाति वाले, एक जैसी जाति अर्थात एक जैसी संरचना वाले, यह बोल दीजिए एक जैसे क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को हम समजातीय यौगिक कहते हैं। हम तो यहां गौर से देख ही लेते हैं। चलिए यहां पर कुछ 8 यौगिक हमारे सामने बिखरे हुए पड़े हैं। 8 यौगिक हैं, एक CH4 है, एक अणु है हर यौगिक का, C4H9OH है, C3H8 है, C2H5OH है। तो यहां पर हमारे सामने 8 यौगिक, हर यौगिक का एक अणु यहां पर बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इनको पहचाने हम, और जो एक जैसे दिख रहे हैं उनको एक साथ रख दें। तो यहां पर आप पहचान लोगे, यहां पर 4 आपको एक जैसे दिख रहे हैं, ये CH4, C2H6, C3H8 और C4H10। ये जो 4 यौगिक हैं कार्बन के, ये आपको एक जैसे दिख रहे हैं। देखो कैसे एक जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि इनमें एक निश्चित सूत्र लग रहा है। इनका एक CnH2n+2, इस सूत्र के द्वारा, ये सामान्य सूत्र के द्वारा इनको बनाया गया है। ये देखिए यहाँ n कार्बन की संख्या है, नंबर ऑफ कार्बन। इसमें देखिए कार्बन 1 है, तो कार्बन 1, तो कार्बन का 1 का दुगना कर दो, 1 दूनी 2, और उसमें 2 जोड़ दो तो हाइड्रोजन हो गए 4। इसमें आ जाइए, यहाँ n, कार्बन 2 है तो n हो गया 2, तो यहाँ पे आप 2 रख देंगे, और यहाँ 2 गुणा 2, n की जगह 2 रखोगे, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ोगे तो यहाँ आएगा 6, तो ये हो गया C2H6। तो ये आपने देखा कि इसमें ये जो बिखरे हुए पड़े हुए हैं 8 यौगिक, इसमें से 4 यौगिक एक जैसे दिख रहे हैं, इनका सामान्य सूत्र एक जैसा है, तो ये एक ही जाति के हुए, तो आप इन चारों को एक साथ रख देंगे, तो ये तो कहलाएंगे समजातीय यौगिक। लेकिन जब आप इन्हें जमाएंगे तो इन्हें आपको कार्बन की बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर जमाना पड़ेगा। तो समजातीय यौगिकों की एक श्रेणी तैयार हो जाएगी, एक श्रृंखला तैयार हो जाएगी, इसे ही कहेंगे हम समजातीय श्रेणी। ये आपने 4 जमा दिए, अब बच कितने गए? अब 4 और बच गए आपके सामने, 1 2 3 4। इन चारों को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि सब में OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, अर्थात ये चारों जो यौगिक हैं ये भी एक जैसे हैं, एक ही क्रियात्मक समूह वाले हैं, तो इन्हें कहेंगे हम समजातीय यौगिक। फिर हम इन यौगिकों को एक तालिका में बढ़ती हुई कार्बन की संख्या के आधार पर जमा देंगे, तो श्रेणी तैयार हो जाएगी। देखो बढ़ती हुई कार्बन संख्या के आधार पर जमाया है, सबसे ऊपर हमने ये देखिए एक कार्बन को जमाया है, फिर उसके नीचे 2 कार्बन वाला यौगिक, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला। तो एक जैसी संरचना वाले या एक जैसे क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को अगर हम बढ़ती हुई कार्बन की संख्या के आधार पर जमा दें
तो जो श्रृंखला तैयार होती है, जो श्रेणी तैयार होती है, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो हमने इन 8 यौगिकों को 2 अलग अलग श्रेणियों में जमा दिया, एक एल्केन समजातीय श्रेणी और दूसरी जिनमें OH समूह जुड़ा हुआ था वो एल्कोहल समजातीय श्रेणी। अब हम आपको इस श्रेणी की, समजातीय श्रेणी की विशेषताएं बताएंगे। चलिए पहली विशेषता देखिए, समजातीय श्रेणी के सभी सदस्य यौगिकों में एक जैसा क्रियात्मक समूह होता है। देखिए एल्कोहल सजातीय श्रेणी, इन सब में एक जैसा क्रियात्मक समूह है, ये हुआ पहली विशेषता। दूसरी, इस श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुणों में क्रमिकता देखने को मिलती है, अर्थात इन सबके रासायनिक गुण एक जैसे हैं। समजातीय श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं, आगे भी आ सकते थे, आगे आप यहां पर C5H12 लिख सकते थे, 6 कार्बन वाला, 7 कार्बन वाला, तो ये श्रेणी बहुत लंबी होती है क्योंकि कार्बन में संकलन का गुण है, तो ये आगे बड़े बड़े यौगिक भी आप बना सकते हैं। तो जो समजातीय श्रेणी है, इसके जो सारे सदस्य हैं, इन सबके रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे, इनके भौतिक गुण धीरे धीरे बदलते जाएंगे, जैसे इनका गलनांक क्वथनांक धीरे धीरे बढ़ता जाएगा क्योंकि कार्बन की संख्या इनमें बढ़ रही है। तो इस प्रकार रासायनिक गुण सबके समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है जैसे जैसे हम श्रेणी में नीचे जाते हैं। तीसरी विशेषता समजातीय श्रेणी की, इस श्रेणी के सभी उत्तरोत्तर सदस्यों के मध्य CH2 इकाई का अंतर होता है। उत्तरोत्तर सदस्य यानी एक के बाद दूसरा आने वाला सदस्य, जैसे ये, इन्हें हम उत्तरोत्तर सदस्य कहेंगे। गौर से देखो इनको, किसका अंतर दिखाई दे रहा है, इन दोनों को अगर देखें तो इनके बीच में CH2 का अंतर है। देख लीजिए, यहां CH4 में 1 कार्बन है जबकि यहां पर 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन का अंतर आ गया। यहां पर CH4 में 4 हाइड्रोजन है जबकि C2H6 में 6 हाइड्रोजन है, तो कितने हाइड्रोजन बढ़ गए, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। तो समजातीय श्रेणी के जो उत्तरोत्तर यौगिक होते हैं, एक के बाद एक आने वाले, ये 2 ले लीजिए या ये 2 ले लीजिए, इन उत्तरोत्तर यौगिकों में CH2 इकाई का अंतर होता है। आप यहां भी देख सकते हैं, इस श्रेणी में भी, एल्कोहल सजातीय श्रेणी में, ये उत्तरोत्तर यौगिक हैं, एक के बाद एक आने वाला। अब ऊपर वाले में देखो 1 कार्बन है जबकि नीचे वाले में 2 कार्बन है, तो एक तो कार्बन का अंतर हो गया। ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं देखिए, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, जबकि यहां पर 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, तो ऊपर 4 नीचे 6, तो कितने हाइड्रोजन बढ़ गए, 2। ऑक्सीजन दोनों में बराबर 1 1, तो आ गया CH2 का अंतर। तो इस प्रकार समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के मध्य, उत्तरोत्तर सदस्यों के मध्य CH2 इकाई का अंतर होता है। साथ ही साथ श्रेणी के सभी उत्तरोत्तर सदस्यों के आणविक द्रव्यमान में 14 U का अंतर आता है। 14 U का अंतर कैसे आता है, CH2 का अंतर आ रहा था, ये हमने देख लिया। अब आप जानते हैं एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, एक कार्बन का 12 और यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो इस प्रकार हर हाइड्रोजन का 1 1 जोड़ दीजिए, तो कुल कितना हो गया हमारा CH2 का परमाणु द्रव्यमान, 14 U हो गया। तो उत्तरोत्तर यौगिकों के मध्य CH2 का अंतर है, तो इन उत्तरोत्तर यौगिकों के मध्य आणविक द्रव्यमान का कितना अंतर होगा, 14 U का अंतर होगा। अर्थात ऊपर वाला तत्व का आणविक द्रव्यमान और नीचे वाले तत्व के आणविक द्रव्यमान में 14 U का अंतर दिखाई देगा। आप निकाल सकते हैं आणविक द्रव्यमान, कार्बन का 12 होता है, तो यहां पे इसका निकाल लीजिए आप, देखो हम निकाल के बताते हैं आपको। पहले इसका आणविक द्रव्यमान निकालें, इसमें कार्बन का 1, तो एक कार्बन का 12 परमाणु द्रव्यमान और हाइड्रोजन 4 है, एक का 1 होता है तो 4 का 4, तो कितने होगा इसका परमाणु द्रव्यमान CH4 का 16 U। चलिए C2H6 का निकालो, उत्तरोत्तर यौगिक उसके बाद आने वाला। एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, तो 2 कार्बन है तो 12 गुणा 2 24 हो गया। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 हाइड्रोजन है तो 6 हो गया, 24 और 6 हो गए 30। अब इनको घटाओ, कितने का अंतर आ रहा है, तो आपको देखेंगे यहाँ 14 U का अंतर आ रहा है। तो इस प्रकार जो समजातीय श्रेणी है उसके जो उत्तरोत्तर यौगिक हैं उनके मध्य 14 U आणविक द्रव्यमान का अंतर होता है। जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे 14 U आणविक द्रव्यमान बढ़ता चला जाएगा। और क्या विशेषता देखने को मिल रही है, समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही विधि द्वारा बनाया जा सकता है। साथ ही साथ समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का एक सामान्य सूत्र होता है, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, ये सारे सदस्य इसी सूत्र द्वारा बने हैं। और एल्कोहल सजाती का श्रेणी का सामान्य सूत्र है CnH2n-1 और OH समूह अलग से। आप इस सामान्य सूत्र के द्वारा एल्कोहल सजाती श्रेणी के सारे यौगिक बना सकते हैं, आगे के भी बना सकते हैं, कार्बन 5 वाला भी बना सकते हैं। क्या बनेगा कार्बन 5 वाला, C5H11OH। 6 कार्बन वाला क्या बन जाएगा, इस सूत्र से बना सकते हो आप। 6 कार्बन वाला, ये जो सूत्र हमने आपको दिखाया, ये 6 कार्बन वाला C6H13OH। तो सामान्य सूत्र से आप
सजातीय श्रेणी के अन्य यौगिकों को भी बना सकते हैं। तो यह आ गया हमारे पास यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक या क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, को समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं। और दो उदाहरण हैं, एक एल्केन श्रेणी यहां दे रखी है और एक एल्कोहल श्रेणी। तो आपको नीचे का नहीं लिखना है, आपको लिखना कौन सा है, आपको परीक्षाओं में और अपनी फेयर कॉपी में केवल इतना इतना लिख कर आना है। ये जो नीचे चीजें बताई गई हैं ये आपको समझाने के लिए, आपके अतिरिक्त ज्ञान के लिए है। हो सकता है कभी कभी समजातीय श्रेणी की विशेषता पूछ ली जाए तो आपको समझा है तो आप लिख सकते हैं, बशर्ते आपको ऊपर वाला ही उत्तर लिखना है, याद रखना है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा अध्याय का अंतिम प्रश्न, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। कार्बन और कार्बन के यौगिक यानी कार्बन परमाणु से बने यौगिक को हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ईंधन मतलब जलाते हैं, उनसे ऊर्जा, ऊष्मा, गर्मी और प्रकाश प्राप्त करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, या ऐसा उल्टा भी बोल सकते हैं कि जितने भी ईंधन है सब कार्बनिक यौगिक होते हैं, क्यों। चलिए देखते हैं कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल हम अपने घरों में कर रहे हैं। ये पहचान में आ गया होगा, ये है एलपीजी। और एलपीजी का सूत्र पता है, एलपीजी जो होती है वो ब्यूटेन होती है, C4H10। तो है ये कार्बन का यौगिक, इसमें कार्बन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आपने देखा है, गाँवों में इसे गोबर गैस संयंत्र कहते हैं। इसमें बनने वाली गैस को गोबर गैस या बायोगैस कहा जाता है, जिसका मुख्य घटक होता है मेथेन CH4। ये भी कार्बन का यौगिक है। इसका उपयोग भी हम खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में करते हैं। ये देखिए, ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ईथर, ये भी चीज़ें बाजार में हैं जिनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है वाहनों में, है ना। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये जीवाश्म ईंधन है, जमीन के अंदर से निकाले गए, ये हाइड्रोकार्बन है, बड़ी बड़ी श्रृंखला वाले कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक। तो ये भी कार्बनिक यौगिक है। और देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, ये है बायो एथेनॉल। आजकल आपको जाएंगे, आप कहीं भी घूमेंगे तो आपको पेट्रोल पंप मिलेंगे जहां बायोफ्यूल लिखा हुआ रहता है ना, बायो डीजल, बायो पेट्रोल। तो ये कैसे बनाया जाता है बायोफ्यूल, ये वास्तव में लकड़ियों से, पौधों से, खरपतवार से, जो अनाज का जो भूसा निकलता है उससे इसको तैयार किया जाता है। खासकर ये गन्ने से तैयार होता है। गन्ने के रस से शक्कर बना ली जाती है, और जो शक्कर बनाने के बाद जो गाढ़ा तरल घोल बच जाता है जिसे अपन सीरा कहते हैं, उसमें ईस्ट पाउडर डालकर उससे एथेनॉल बनाया जाता है। तो C2H5OH जो एक बायोफ्यूल है, एथेनॉल नाम है इसका, ये भी एक कार्बनिक यौगिक है। आजकल इसका उपयोग भी ईंधन के रूप में किया जा रहा है। और ये प्रयोगशालाओं में, ये स्प्रिट लैंप है, इसके अंदर स्प्रिट का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर प्रयोग किया जाने वाला स्प्रिट या मेथनॉल, ये भी कार्बनिक यौगिक है। तो हमने देखा कि हम अपने दैनिक जीवन में, घरों में, अपने चारों ओर किस प्रकार कार्बनिक यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों में वो गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं। पहली बात, कार्बनिक यौगिकों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। ज्वलन ताप कम यानी बहुत आसानी से जल जाते हैं, और एक बार इनको जला दो तो फिर इन्हें ये अपने आप स्वतः लगातार जलते रहते हैं। हमने देखा हमारे घरों में सिलेंडर जरा सी, लाइटर की जरा सी चिंगारी से जल जाता है, तो इनका ज्वलन ताप कम होता है, या आसानी से जल जाते हैं और फिर लगातार जलते हैं। इनका ऊष्मीय मान या कैलोरी मान उच्च होता है, यानी इनकी हम जरा सी मात्रा जलाएंगे तो इनसे ढेर सारी ऊष्मा निकलती है। आपको पता है 1 ग्राम एलपीजी के दहन से 55 किलो जूल ऊर्जा निकलती है। तो जरा सी मात्रा जलाओगे, ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलती है। इनका पूर्ण दहन होता है, इनके जलने के बाद राख, कोयला जैसे कोई अवशेष नहीं बचते। इनके दहन से कोई हानिकारक गैस या जहरीली गैस उत्पन्न नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती भी हैं तो वो रंगहीन और गंधहीन गैसें हैं। पूर्ण दहन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो विषैली नहीं है। तो इस प्रकार कोई जहरीली या हानिकारक गैस भी नहीं बन रही। इनकी दहन दर नियंत्रित होती है। जब ये जलते हैं तो एक नियंत्रित दर से जलते हैं, और इसकी दहन दर को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार इतने अच्छे गुण होते हैं कार्बनिक यौगिकों में, इसलिए इनका उपयोग हम ईंधन के तौर पे करते हैं। तो कार्बन एवं उसके यौगिकों का अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब कार्बन और इसके यौगिकों को अधिक वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा या ऊर्जा या प्रकाश या गर्मी पैदा होती है। इन्हें एक बार जला देने के बाद निरंतर जलते रहते हैं। इन्हें अधिक ऊष्मा प्रदान करने की जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा गर्म नहीं करना पड़ता इन्हें। ये धुआं उत्पन्न नहीं करते और उनसे हानिकारक गैस भी नहीं बनती। इनके जलने से अवशेष नहीं बचता तथा इनका कैलोरी मान उच्च होता है। तो जो बातें मैंने नीचे आपको बताई इन सबको एक साथ करके लिख देना। हाँ, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सबको मिला के लिख देना तो आपका उत्तर बन जाएगा कार्बन का उपयोग, कार्बन के यौगिकों का उपयोग हम ईंधन के रूप में क्यों करते हैं। चलिए, आपने इस वीडियो को देखा, समझा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम शीघ्र हाजिर होंगे अगले अध्याय की नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।